लोकतंत्र जो है वो पूरी दुनिया में, मैं समझती हूँ, लोकतंत्र की जननी भले इंग्लैंड को कहा गया हो, मगर अमेरिका में जो आधुनिक लोकतंत्र है वो कई वर्षों से जो है, कई सदियों से जो है वो हमारे पृथ्वी पर जो है आजमाया जा रहा है। और लोकतंत्र का उद्भव जो है मनुष्य की जैसे जैसे विकासशीलता बढ़ती गई, जिसमें पहले जो थे कबीले थे, फिर राजा लोग आए, राजाओं में से जो है वो कुछ लोगों का राज्य आया और लोगों ने ये माना कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो सत्ता का लाभ पहुंचना चाहिए। और इस मनुष्य की जो विकास की जो पद्धति आई उसमें आगे चल के हम लोकतंत्र को पहुंचे। मतलब अगर मैं बहुत आसानी से आपसे कहूं कि ये हमारी यात्रा जो थी वो एक से लेके सब तक की यात्रा है, मनुष्य का जो विकास है। और ये मैं पिछले 10, 20, 50, 70 सालों की बात नहीं कह रही, ये विकास जो है पिछले 100, 200, 250 साल का विकास है। तो इसलिए अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि नहीं, हम लोग जो है वो इस यात्रा पर नहीं है, हमेशा जो है वो कुछ लोगों का राज रहा है, तो मैं मानती हूँ कि जहां वो बात सच है, मगर मनुष्य की आकांक्षा जो है, मनुष्य की इच्छा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विकास के फल पहुंचे, सत्ता का अधिकार पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भागीदारी हो, इसकी हमारी खोज रही है, उसकी हमारी तड़प रही है। जो आपने संत टुकड़ोजी महाराज की जो बात कही, उन्होंने भी ये कहा कि भाई सबको जोड़ना, सबको अपने साथ शामिल करना। और जितने भी थोर संत हो गए उन सब में हम ये देखते हैं कि सब लोग इसकी बात करते हैं। जहां ये बात सच है, यहां ये बात भी सच है कि दुनिया भर में लोकतंत्र फेल हो रहा है। आप अमेरिका में देखिए, आप इंग्लैंड में देखिए, आप यूरोप में देखिए, आप अपने पड़ोसी श्रीलंका में देखिए। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात थी जब लोगों ने जाके जो प्रेसिडेंट का घर था, राष्ट्रपति का घर था, प्रधानमंत्री का घर था, उस पर कब्जा कर लिया। इराक में भी यही हुआ। माने लोग जो है, जो आज जो लोकतंत्र का स्वरूप है उससे थोड़े परेशान हो रहे हैं और पूरी दुनिया में परेशान हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये थोड़ा अगर हम लोग समझेंगे तो हमारे देश में क्या हो रहा है ये भी थोड़ा समझने में हमको आसानी होगी। पूरी दुनिया में विकास का एक ही मॉडल है। मैं अर्थशास्त्री हूं, कहा गया है, इसलिए थोड़ा आर्थिक पक्ष भी मैं इसमें रखूंगी। पूरी दुनिया में विकास का एक ही मॉडल हुआ जिसमें यह माना गया कि खेती से हमको जो है वो औद्योगिकरण की तरफ जाना है, औद्योगिकरण के बाद हमको सर्विसेज की तरफ जाना है, और ऐसे जो लोग जाएंगे उनका ही विकास होगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर को शिक्षा के माध्यम से, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से, IMF, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, विकासशील देशों के माध्यम से ये बताया गया कि विकास तभी हो सकता है जब कुछ लोगों के हाथ में वो रहे, क्योंकि हमको मास प्रोडक्शन करना है, बड़े उत्पादन करने हैं। बड़ा उत्पादन छोटे छोटे लोगों से संभव नहीं है। बड़े बड़े रेल बनाने हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है। आप लोगों के यहाँ भी मैं देखती हूँ चमाती सड़कें बन गई हैं। सड़कों पे लोग नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि इतना महंगा हो गया है। मुझको साथियों ने बताया बस का भाड़ा दुप्पट से ज्यादा हो गया, रेल का भाड़ा बढ़ गया, पेट्रोल तो कहां जा रहा है, आसमान छू रहा है। दुनिया भर में चाहे जो हो, हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम एक ही दिशा में जाते हैं। तो कैसे लोग उन सड़कों पर चलेंगे? ये सड़कें बनाई किसके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं? आपको ये भ्रम में रखा गया कि ये सड़कें आपके लिए बनाई गई, पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो सड़कें उद्योग के लिए बनाई गई हैं, ताकि बड़ी संख्या में माल जो है, कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, पक्का माल गांव के घर घर में पहुंच सके, बना बनाया माल जो उद्योग बनाता है। यही मॉडल दुनिया भर में अपनाया गया और यही मॉडल हमारे यहाँ भी अपनाया जाता है। चाहे उसको कितने भी सपने दिखाए जाएं कि सड़कें जो हैं वो आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। आज का समय जो है वो आंखें खोलने के लिए बहुत आसान हो गया। पहले मुझको बहुत मेहनत पड़ती थी ये सब समझाने के लिए, पर आज की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि समझाना बहुत आसान हो गया है कि लोगों के पास उन सड़कों पर चलने के लिए वाहन नहीं है,
वाहन है तो उसमें तेल संभव नहीं है, बसें उस पे चले तो बस में आपको महंगाई लग रही है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए कि वो विकास जो है वो किया जा रहा है ताकि पैसे वाले और पैसे वाले बन सके। और हमको ये भ्रम किया जाता है कि वो पैसे वाले तो उद्योग बना रहे हैं ताकि हम लोगों को नौकरियां मिल सके। पूरी दुनिया में ये विकास का मॉडल बना और उसके चलते हालत ये हुई कि पूरी दुनिया की संपत्ति केवल 8 लोगों के हाथ में रह गई। इसके आंकड़े हैं, हर साल ये आंकड़े रिलीज होते हैं। जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ये कहता है कि दुनिया पर की 60 से 70% की संपत्ति जो है वो 8 व्यक्तियों के हाथ में है, घरानों के हाथ में भी नहीं है, बिजनेस के हाथ में भी नहीं है, व्यक्तियों के हाथ में है। और हमारे यहाँ का एक आदमी वहां जाता है, उतरता है, जाता है, उतरता है। सुना है ना? अभी कुछ ही पहले समय में न्यूज आई थी कि हमारे देश के अडानी साहब जो हैं वो दुनिया भर के जो पैसे वाले लोग हैं, सबसे अमीर जो लोग हैं, उसमें दूसरे नंबर पे पहुंच गए। दुनिया फिसल रही है इसलिए वो ऊपर पहुंचे, वो बात अलग है। कोई ऐसी वाली बात होगी ना, डॉलर गिर नहीं रहा है, मतलब रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, वो वाला गणित है यहाँ पे। तो दुनिया में चूंकि मंदी छाई हुई है इसीलिए भारत जो है, भारत का एक व्यक्ति जो है वो दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचा है पूरी दुनिया में ये विकास का मॉडल होने के नाते। और ये विकास का मॉडल किस राजकीय पद्धति के तहत हुआ? तो लोकतंत्र की पद्धति के तहत। लोकतंत्र में जो लोग बैठे हुए हैं, मुझको माफ करेंगे राजनीति के लोग यहाँ पर भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि वो भी हिस्सेदार हैं इसके, इस पद्धति के, जिस पद्धति ने लोकतंत्र में ऊपर में उन लोगों को बिठाया जिनके हाथ में हमने असीमित सत्ता दी, हमने असीमित धन दिया, असीमित ताकत दी। और वो ताकत के चलते आज दुनिया का हाल ये है, मेरे देश का हाल ये है कि ऊपर के 1% लोगों के हाथ में देश की ज्यादातर संपत्ति है और बाकी के हमारे आपके जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लोकतंत्र का ये हाल पूरी दुनिया में हो रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र जब इस तरह से अराजकता फैलाता है तो किस दिशा में हम जाते हैं? जो अनपढ़ लोग थे, जो आज से मैं समझती हूँ 70-75 साल पहले की आप कल्पना करके देखिए, तब हम मसीहा का इंतजार करते हैं। कोई एक आदमी आकर कहता है कि मैं दुनिया में भारत को नंबर 1 पे ले जाऊंगा, मैं पूरी सिस्टम साफ कर दूंगा। नारा फैलाया गया, मोदी है तो मुमकिन है। हमको ये भरोसा दिलाया गया कि एक आदमी जो है वो हमारे सारे दुख हर लेगा। इस मसीहा पर देश ने अगर विश्वास किया तो क्यों किया? क्योंकि जो दुनिया भर में अराजकता फैली है, जो हमारे देश में अराजकता फैली है, उसमें से लोगों को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। हम लोग सारे उनके चरणों में गिर गए। अब सवाल ये उठता है कि जब अनपढ़ जनता हो तो वो तो समझो अंधभक्ति में लग सकती है, मगर पढ़ी लिखी जनता हो तो उस लोकतंत्र का क्या होगा, ये भी देखना बाकी है। आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी उसमें ज्यादातर जनता जो थी वो अनपढ़ थी। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आनी बानी में जो लोग लड़े वो भी ज्यादातर अनपढ़ थे। आज हम सब पढ़े लिखे हुए हैं और आज फिर वैसी ही परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो रही है। पढ़ा लिखा हुआ समाज उसका क्या जवाब देता है ये अभी देखना बाकी है। पर इस पढ़े लिखे हुए समाज को मैं अपनी कुछ बातें कहने आई हूं और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज लोकतंत्र खतरे में है। इस बात का आप विश्वास करके चलिए। महाराष्ट्र को इसका विश्वास दिलाने की बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अभी जो नाटक हुआ आपके देश में, आपके प्रदेश में, मेरे प्रदेश में, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली, क्या हुआ? शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। मेरी मातृभाषा गुजराती है। मोदी भाई और शाह भाई मेरे भाई जैसे हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि चीजों को समझाने में जो मुझको मेहनत लगती थी उन्होंने बहुत आसान कर दी। खुलेआम गुंडागर्दी है, कोई छुपा के बात नहीं है।
जो भी है डंके की चोट पे है और लोगों को समझ में आए, मेरे लिए वो अच्छा है कि लोगों को ये लूट सामने समझ में आ रही है। चाणक्य नीति का बड़ा डंका बजाया गया, बोला साम दाम दंड भेद, ये सही है। मतलब उस चाणक्य नीति को खत्म हुए बरसों निकल गए। एक आदमी आया महात्मा गांधी नाम का, जिसने कहा नहीं, राजनीति में भी नैतिकता होगी, बिजनेस में भी नैतिकता होगी, व्यक्ति के जीवन में भी नैतिकता होगी। और उसने इस देश को 70 साल तक गाइड किया, जहां चुपके चुपके होता था जो कुछ भी होता था। मगर मोदी भाई और शाह भाई के राज में सब खुलेआम होता है। साम दाम दंड भेद की व्याख्या क्या है? साम माने तुम पहले लोगों को समझाओ। हमने देखा कि लोगों को भ्रमित किया गया, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भ्रम फैलाया गया कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना फैक्टर बोले उसको, बोले सामने कौन है? पप्पू है। उसको पप्पू बनाने में कितने लाख करोड़ रुपए खर्चा हो गए उनके। मगर एक भ्रम पैदा किया गया जिसको साम कहा गया, समझाना लोगों को, उल्टा समझाना। दाम, खरीदा गया लोगों को। हम देख रहे हैं कि देश भर से जितने भी गुंडे, बदमाश, छटे हुए लोग हैं, जो खरीदने को तैयार रहते हैं, जो बिकने को तैयार रहते हैं, उनको खरीदने का काम चल रहा है। जो नहीं खरीदा जाता है उनको जेल में डालते हैं, उनके खिलाफ ईडी का तंत्र चल रहा है। और वो भी नहीं हो तो आखिर में है भेद, जिसका लेटेस्ट प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ। हिंदू वोट बट रहा था तो क्या किया? शिवसेना को खत्म करने का रास्ता निकाला गया, आमने सामने भिड़ा दिया सबको। कहा ना उन्होंने कि सबको आमने सामने भिड़ाया जा रहा है, ताकि सामने कोई विरोधी बचे ही नहीं, सामने कोई विपक्ष बचे ही नहीं। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, इसकी कीमत जो है वो लोकतंत्र से हम चुका रहे हैं। मुझको माफ करेंगे, ये पहले भी होता था, ये हमेशा से होता रहा है, पर अब डंके की चोट पे होता है, अब खुलेआम होता है। जनता को लोगों के चुनाव तंत्र का ये जो खेल है उसको समझना पड़ेगा और उस पर रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं जरूर अपनी बात में कहना चाहूंगी कि वो रास्ता क्या निकलता है। और एक खेल देखिए, चुनाव तंत्र का खेल है ना, मेरा तो विषय ही है। और आप सब लोग, खास करके जो पुरुष वर्ग है, वो तो जैसे हमारे देश में क्रिकेट गली गली में चर्चा होता है, वैसे हमारे यहाँ चुनाव भी गली गली में चर्चा होता है। सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, कहाँ हवा बह रही है, कौन आएगा अभी, कौन जाएगा, किसने क्या किया। ये हमारे देश का सेकंड फेवरेट पास टाइम है, बात करने का, चर्चा करने का। एक नजरिया मैं आपको देती हूँ, आप मुझको बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। हमारा देश लगभग 130 करोड़ लोगों का है। अगर आसानी के लिए हम ये मान ले कि 30 लोग जो हैं, वो 30 करोड़ जो है वो बच्चे हैं, एग्जैक्ट नहीं कह रही है, गणित के आसानी के लिए कह रही हूं। आप में से जो गणित के माहिर होंगे वो मेरी मदद करेंगे इसमें। 130 करोड़ में से 30 करोड़ जो हैं वो बच्चे हैं। अब 100 करोड़ का देश है। इसको और मैं आसान बनाती हूं कि 100 लोगों का एक गांव है। उस गांव में बहुमत से अगर किसी को चुनाव जीतना है तो कितना वोट लगेगा? 51, है ना। 50 और 51 का खेल है, 49 और 51 का। अगर किसी को चुनाव जीतना है तो उसको 51 वोट लगेंगे। मगर हमने चालाकी क्या की, या जो राजनीतिक दल है उन्होंने चालाकी क्या की, उन्होंने 10 लोगों को खड़ा कर दिया। 100 लोगों के गांव में 10 लोगों को खड़ा कर दिया। एक को फला जाति का, एक को ढिगा जाति का, एक को इस धर्म का, एक को उस धर्म का, और 5-6 तो मुख्य पार्टियां हैं। 100 लोगों के देश में अगर 10-10 में वोट बढ़ जाता है तो मेजॉरिटी किसको माना जाएगा? जिसके पास 11 वोट होंगे उनको, है कि नहीं? गलत कह रही हूं? मैंने पॉलिटिक्स गड़बड़ समझा है? आप कहेंगे महिलाओं को पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है।
जब 10 उम्मीदवार खड़े हुए, वोट जब आपस में बंट गया तो जिसको 11 वोट मिले वो जीत गया। अब आप देखिए, मेजॉरिटी का खेल है। दरअसल में 11 लोग वोट जिसको मिले वो जीता, उसके सामने कितने लोग हैं? 89 लोग। मतलब पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में है, पर जीतने वाला कौन है? जिसको 11 वोट मिला वो। अब मोदी भाई पर आइए आप। अपने यहां एवरेज वोटिंग जो प्रतिशत होता है वो 70 होता है। 100 में से केवल 70 ही लोग वोट देते हैं। सिर्फ पूर्व में जब हम जाते हैं तब हम सुनते हैं 80% वोटिंग हुई, 82% वोटिंग हुई, पर जैसे ही मुख्य धारा में आते हैं तो सरेराश जो है 70% लोग वोट करते हैं। वो जिन्होंने वोट किया उसमें वोट शेयर गिना जाता है कि किसी एक पार्टी को, और चूंकि यहाँ पार्टी तो है नहीं, व्यक्ति के नाम पर वोट दिया गया है, तो उस व्यक्ति को कितना वोट मिला। तो अब मैं गलत हूं तो बताइएगा मुझको। अब मोदी भाई को 34 या 36% वोट मिला था, वोट शेयर मिला था। टोटल जिन्होंने वोट किया उसमें से कितना वोट शेयर जो है बीजेपी को गया, इसकी गिनती अगर हम करें तो 34 नहीं, 36 नहीं, चलो 35 मान लेती हूँ हिसाब के लिए। तो जो 70% जिन्होंने वोट किया उसमें से 35% उनको हुआ, तो 100 में कितना हुआ उसका कोई हिसाब लगाता है? लगाइएगा, 17 या 18% होगा। मतलब टोटल वोटर्स जो थे 100 में से, उसमें से केवल 17 या 18% वोट जो है वो एक पार्टी को मिले। भ्रम क्या बनाया गया वो आपको मालूम। हर 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 हर, ये भ्रम बना, ये फेक न्यूज चला, ये ब्रेन वॉश हुआ। पढ़े लिखे भारत के सामने ये चैलेंज है कि इस खेल को समझे और इस बात पर भरोसा करें कि आज भी भारत निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। केवल कुछ लोगों के हाथ में मीडिया है, केवल कुछ लोग जो है वो बड़ी बड़ी संख्याओं में बोल लेते हैं, भाषण दे लेते हैं, बसें भर भर के लोगों को लाते हैं, इसीलिए उनका ही हर जगह है। अगर ये आप मानेंगे तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं या आप गलत सर्कल में घूम रहे हैं। ये अपने लोकतंत्र के चुनाव तंत्र की असलियत है। आप सबको मालूम है डमी वोट कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं। क्यों खड़े किए जाते हैं? हमारा जो चुनाव पत्र का जो वोटिंग मशीन है उसमें 20 लोगों के नाम क्यों होते हैं? क्या 20 लोगों का भरोसा होता है जीतने का? जिनके जिनके नाम है सबको मालूम होता है हारने वाले हैं, फिर भी वो लोग खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? उनको खड़ा किया जाता है। इस समाज का वोट इसको चला गया, उस समाज का वोट उसको चला गया, उस समाज का वोट उसको चला गया, खरीदने के लिए कुछ 10-12 बच गए और 100 में से 11 वोट जिसको मिले वो बहुमत से जीत गया। अगली बार आपके समाज से, जो आपको भी मालूम है कभी जीतने वाला नहीं है, कोई आदमी खड़ा हो तो अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या बेईमान सिर्फ नेता है या बेईमान हम भी हैं? क्योंकि हम जाति के नाम पर वोट देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? पुरुष लोग शराब पर वोट देते हैं, महिलाएं साड़ी और कंबल के नाम पे वोट देती हैं। बेईमान केवल वे नहीं हैं, बेईमान हम लोग भी हैं। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हम सबका हो रहा है। इस खेल में जो बेईमानी छुपी है उस बेईमानी को हम पकड़े और इस बेईमानी से हम लोग बाहर निकले, ये है आज की जरूरत। आज का सवाल क्या है? वही है जो 75 साल पहले था, या आज का सवाल जो बनाया गया है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्होंने 2 सवाल बनाया है जो 75 साल पहले भी था। सवाल ये है कि धर्म के नाम पर देश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में एक भाषा का एक धर्म एक देश है, एक धर्म का एक देश है। पूरा क्रिश्चियनिटी आप देखेंगे यूरोप,
सारा क्रिश्चियन है मोटा मोटा। पूरा मिडल ईस्ट अगर आप देखेंगे तो सारा इस्लाम है मोटा मोटा। यूरोप में एक देश की एक भाषा है। तो पूरी दुनिया का ये चलन था, चलन है। और जब हमको आजादी मिली और पाकिस्तान ने ये कहकर अगला देश मांगा कि हमको इस्लाम के लिए अलग देश चाहिए मुसलमानों के लिए, क्योंकि भारत में न्याय नहीं हो सकता है मुसलमानों के लिए। बजाबता उसका रेफरेंडम किया गया था और देश भर के मुसलमानों ने उसी भ्रम में वोट दिया कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। क्या भ्रम था? वो भ्रम उस वक्त फैलाया गया था, मुस्लिम लीग द्वारा फैलाया गया था कि पाकिस्तान बनेगा, सारे मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे और सबका भयो भयो होगा। आज कहां है पाकिस्तान? आज भी जो है पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगते हैं वो लोग। 19 में चुनाव होने ही वाला था कि पठानकोट हुआ। मुझको माफ करेंगे, कारगिल हो, उरी हो, पठानकोट हो, कितनी भी फिल्में आप बना लो, ये अपनी इंटेलिजेंस का फेलियर है। हमारी कमजोरी थी कि हमको कोई आके मार के गया और हम उसका विजय मनाते हैं। अपनी ही जमीन वापस लेने के लिए कारगिल में हमको हमारे जवानों की बलि देनी पड़ी। क्यों उनको लड़ना पड़ा? अगर आप गाफिल नहीं होते तो वो जमीन जाती नहीं। पर ये तो विषय बात में से बात निकली करके। पर वापस मैं आती हूं इस बात पर कि धर्म के आधार पर देश बने और वो देश न्यायपूर्ण हो, ये कहीं भी नहीं हुआ है। एक भारत ऐसा देश था जिसने ये तय किया कि हमारे देश में इतने धर्म के लोग रहते हैं, इतनी जातियों के, इतनी बोलियों के, इतनी वेश के, इतने खान पान के, इतनी संस्कृति के, जहां राम को भी मानते हैं, रावण को भी मानते हैं, जहां गाय को पूजते भी हैं और खाते भी हैं। खाते हैं ना, हमारे उत्तर पूर्व में आप चले जाओ तो वहां खाते हैं। बीजेपी ने भी अलाउ किया है उसको। गोवा में चले जाओ तो वहां खाते हैं। तो सहिष्णु भारत जो सदियों से बना हुआ था, जिसको हमने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वो गुण था, ये वो गुण है जिसने भारत को टिकाए रखा है। अब मैं आपको पूछती हूं, हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं है, ये हवाई किल्ला है, क्योंकि जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े नहीं, वो लोग आजादी के बाद भूमिका कैसे बना लेते? संभव ही नहीं था। सत्ता में कैसे आते? मगर एक प्लॉट था ऐसा, कपूर कमीशन जो बैठा, जिसने गांधी हत्या को फिर से इन्वेस्टिगेट किया, उसने बताया कि गांधी को मारने के साथ साथ नेहरू को भी मारने का प्लॉट था। नेहरू को भी मारते, उनके साथ में सोहरावर्दी करके एक थे जिनका अपना इतिहास है, फिर कभी बताएंगे। ये 3 लोगों को मारते, अफरा तफरी मचती और जो है सत्ता पे ये लोग काबिज हो जाते। ये लोग मतलब कौन? जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। आजादी की लड़ाई में तो हिस्सा ही नहीं लिया। अगर लिया होता तो पावर शेयरिंग में उनका भी हिस्सा होता, पर वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए ये एक प्लॉट बना और वो प्लॉट सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो कहानी किसी और दिन। मगर अगर हवाई किल्ला बांधे और हम ये मान के चले कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मौका उनको तभी मिलता, तब आप सोच के देखिए कितनी रियासतें थी जिनको भारत के साथ जोड़ने का वल्लभ भाई पटेल ने काम किया है ना। ये तो लिखित इतिहास है, उसमें कोई शंका नहीं है। उसमें से कई रियासतें मुसलमान राजाओं की थी, कई रियासतें सिख राजाओं की थी, जो अपने अपने अलग देश चाह रहे थे। पर गांधी के मूल्य थे, वल्लभ भाई पटेल की दूरंदेशी थी कि वो लोग साथ में जुड़े। पर अगर तब ये घोषणा की जाती कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो भारत का नक्शा वो होता क्या जो आज है? कभी नहीं होता। उनको वो देश वैसे मिलता ही नहीं जैसा वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू 10 साल जेल में रह के जिस देश को वो लोग लेकर आए, उस देश को, ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि बीवी जो है मेहनत से रोटी बनाए,
मियाँ जो है रोटी बनाने में कोई काम न करे, थाली पे बैठे और कहे नमक ज्यादा डाला है। अरे रेडीमेड थाली मिली है और तुम उसको धकेल के कहते हो नमक ज्यादा डाला है। ये काम हो रहा है आज। इन्होंने ये गलत किया, उन्होंने वो गलत किया, इन्होंने ये गद्दारी की। मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो काम वल्लभ भाई पटेल ने किया वो जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं कर पाते, और जो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया वो वल्लभ भाई पटेल कभी नहीं कर पाते। इस बात को आप सोचिएगा कि जिस गांधी ने दोनों को दो अलग काम सौंपे, जो दोनों गए थे मरने के 30 जनवरी को, दोनों पहुंचे थे गांधी के पास, बापू साथ में काम नहीं होगा। गांधी ने कहा कुछ भी हो जाए अलग नहीं होना है, और गांधी की चिता पर दोनों ने शपथ खाई कि आखिरी क्षण तक अलग नहीं होंगे। देश को स्टेबल नेतृत्व की जरूरत है और वो नेतृत्व उन्होंने दिया। पर कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत एक ऐसा अनोखा देश है जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है कि साथ में कैसे जिया जाता है। अलग अलग विचारधाराओं के साथ, एक दूसरे से काटने वाली सोच के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वो स्वयं ही संचालित किया जाता है, उसके लिए किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग आपस में प्रेम से दोनों के एक दूसरे के साथ रहते हैं। तब एक ही सवाल है, तब भी था, आज भी है, क्या प्रेम पर आधारित समाज होगा कि नफरत पर आधारित समाज होगा? एक ही सवाल है, अपने आप से पूछिए। अगर अपने आप को ये जवाब मिलता है ना, आप अगर बीजेपी को वोट करते हैं तो एक ही जवाब मिल सकता है कि नफरत सही है। अगर ये जवाब आपको मिलता है तो मैं आपको वर्णन करती हूं कि नफरत सही है का मतलब क्या है। कल सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो का केस आया। अदालत ने जो है कार्रवाई मांगी कि किस आधार पर तय करते हो कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जाए। तो उन्होंने वो कागज दिखाया जिसमें होम मिनिस्ट्री की परमिशन थी कि इन 11 लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये वो केंद्र सरकार है और वो केंद्र सरकार का मुखिया प्रधान सेवक है जो 15 अगस्त 2022 को नारी के प्रति सम्मान के लिए क्या क्या भाषण देता है। यहां भाषण दे रहे हैं और नीचे सही हो रही है कि जिसने बलात्कार किया उन बलात्कारियों को छोड़ दो। क्या ऐसे वैसे बलात्कारी थे? इन 11-12 लोगों ने 18 साल की बिल्किस का बलात्कार तब किया था जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी 3 साल की बच्ची को उसके आंख के सामने पटक के मार दिया। गुजरात के दंगों में जब वो और उसका परिवार भाग रहे थे तो उसके साथ के 6-7 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। ये कोई ऐसा वैसा अपराध था? और ये अपराध किसने किया? उन हिंदू लोगों ने किया जिनके लिए हम ये कह रहे हैं कि नफरत सही है। ये बात समझनी होगी कि जब जो आग हम जलाते हैं वो दोनों तरफ जलाती है। जिसको आप जला रहे हो वो तो जलता ही है, पर जो आग लगा रहा है वो भी जलता है। और आज उस स्थिति में हम हैं कि अगर नफरत को हम हाँ कहते हैं तो हम हमारे बच्चों को गुंडा ही बना रहे हैं, गुंडे बना रहे हैं, बलात्कारी बना रहे हैं। ये बात हमको नहीं समझ में आती है क्या कि एक मंत्री जो है वो मन से कहता है